अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माय सेल्फ पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ क्योंकि 12-5 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सबने जॉइन कर चुके हैं। आवाज़ तो आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। यस यस सर। सर। ओके, अच्छा। मैं थोड़ा-सा अपना वालेकुम सलाम सर। मालूम माय सेल्फ तलहा रज़ा and I am working as a senior clinical pharmacist at Patel Hospital, and along with I am doing PV officer, serving as a PV officer at Patel Hospital. Regarding my experience, I also work for AKU around 3 years. तो इसके बाद फिर मैंने पटेल जॉइन करा है और अब मैं पटेल में एज़ अ सीपी वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली मेडिकेशन सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस इन कम्युनिटी फार्मेसी। आप लोग को विजिबल तो है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा। 1 मिनट, क्योंकि आज मुझे सारे काम यस सर, खुद करने विजिबल हैं है। तो हम थोड़ा-थोड़ा हम आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे क्योंकि मुझे होस्ट भी करना है और मुझे अटेंडेंस लिंक भी शेयर करना है और प्रेज़ेंटेशन भी देनी है। चाह रहा हूँ ये थोड़ी बड़ी हो जाए प्रेज़ेंटेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम हमारे जो आज की मीटिंग के हाइलाइट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। 1 मिनट। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आज का जो ओवरव्यू है वो क्या है, हमने थोड़ी-सी डेफिनेशन वगैरह देखनी है, फार्माकोविजिलेंस की हिस्ट्री देखनी है, फिर स्कोप, एडीआर डिस्कस करेंगे और हमारे पास एडीआर के टूल कौन-से होते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है पाकिस्तान के अंदर, मेडिकेशन सेफ्टी को थोड़ा डिस्कस करना है और पब्लिक अवेयरनेस को हमने डिस्कस करना है, ठीक है? बेसिकली हमारा जो फ़ोकस होगा वो कम्युनिटी फार्मेसी होगा कि हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर किस तरीके से फार्माकोविजिलेंस को करवा सकते हैं, हम किस तरीके से फार्माकोविजिलेंस वाला काम कम्युनिटी के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली पी फार्माकोविजिलेंस होती क्या है? बेसिकली ये एक साइंस है जिसके अंदर हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, असिस्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन को या कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को, ठीक है? वेदर इन कम्युनिटी और इन हॉस्पिटल। हमारे पास फार्माकोविजिलेंस हर जगह हो रही है और आजकल तो इसका स्कोप इतना बढ़ चुका है क्योंकि ड्रैप ने भी अब रिक्वायरमेंट्स लगा दी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी पीवी होने चाहिए और आपके पास इंडस्ट्री तो एडीआर पहले से करवा रही होती थी, लेकिन अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी एडीआर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वाई फार्माकोविजिलेंस की नीड क्यों हुई थी? एक बहुत हिस्ट्री का एक इंसिडेंट है जो कि बहुत जिसने बेसिक्स जिसे हम कहते हैं कि ये बेसिस बना था फार्माकोविजिलेंस के आने की। तो ये था हमारे पास थैलिडोमाइड का ट्रेजेडी। इसमें हुआ क्या था बेसिकली, थैलिडोमाइड क्योंकि यूज़ करवाई जा रही थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्रेगनेंसी में। तो जब इसके एक डॉक्टर थे, उन्होंने जब देखा कि जब न्यूनेटल थे वो, तो गायनेकोलॉजी के, उन्होंने देखा कि एक ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है ना वो किसी एबनॉर्मलिटी के साथ जो है ना वो पैदा हो रहे हैं, बर्थ हो रही है उनकी। तो उन्होंने जब उसका अंडरलाइन कॉज़ डिफाइन करने की कोशिश करी तो मालूम हुआ कि वो तमाम मदर्स जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए थैलिडोमाइड ले रही थी, उनके अंदर एबनॉर्मली उन बच्चों में आ रही है उनकी जो मदर ये यूज़ कर रही थी, ठीक है? एबनॉर्मलिटी ऐसी थी कि उनके जो ऑर्गन्स थे, लिम्ब्स थे, वो एक साथ जॉइंट हुए हुए थे, तो इस तरह की ऑर्गन डिसफॉर्मेलिटी थी। तो इससे जो है ना फार्माकोविजिलेंस की बेसिस बनी कि किस तरीके से हम जो है वो किसी ड्रग को अगर हम ऑफ लेबल यूज़ करें या उसको विदिन सेम जो उसकी डायग्नोसिस है उसके अंदर भी यूज़ करें, लेकिन अगर हम उसको मॉनिटर ना करें, तो किस तरीके से एक पूरा अ, उस एक नेग्लेंस की वजह से जो है ना अगर वो पहला इंसिडेंट ही रिकॉर्ड हो जाता, तो वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन उसको मॉनिटर करती जाती और हम उसको बचा सकते थे इतने सारे बच्चों को अफ़ेक्ट होने से। तो ये बेसिस बना था फार्माकोविजिलेंस की। इसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है? स्कोप में हमारे पास क्या था कि फार्माकोविजिलेंस कहाँ-कहाँ लाया कर रही है आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसीज़ के अंदर,
क्लिनिक्स के अंदर, रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, टीबी, एचआईवी, हेपेटाइटिस जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, इनके अंदर भी इसकी वर्थ है। अच्छा, फार्माकोविजिलेंस बेसिकली हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास एडीआर के साइड इफेक्ट को या एडीआर जो होते हैं हमारे पास उसको डिटेक्ट करना, उनको असिस्ट करना या कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को उनको आइडेंटिफाई करना। तो बेसिकली एडीआर क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एडीआर है क्या? एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो होता क्या है? ये आपके पास वो अनयूजुअल रिस्पॉन्स होते हैं मेडिसिन के जो कि नॉर्मल डोजेस के ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि हम कहेंगे कि किसी हाई डोज को यूज किया तभी आपके पास एडीआर आएगा। यूजुअली ये आपके पास जो नॉर्मल डोजेस होते हैं उनके ऊपर भी एडीआर आ रहे होते हैं। ठीक है, आप उसको भले प्रोफाइलैक्सिस तौर पे यूज कर रहे हो डोज को, या डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हो, या ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो उन डोजेस के ऊपर भी जो आपके पास कोई अनयूजुअल चीज आएगी वो एडीआर है। ठीक है, अब एडीआर में ये हमारा एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दवा ऐसी है कि अगर उसके लीफलेट में वो चीज लिखी हुई है कि लाइक आप हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग तो सब में लिखा हुआ था ना साइड इफेक्ट, लेकिन अगर के फिर भी वो पेशेंट को हो रहा है तो भी हमें वो रिपोर्ट करना है। लाइक आप लोग कम्युनिटी में हो और आपके पास एक पेशेंट है जो डायबिटीज की दवा लेता है, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि डायबिटीज से न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, डायबिटीज में, लेकिन अगर कोई पेशेंट आके अगर आपको कंप्लेन कर रहा है ना कि मैंने ये दवा पहले से इस्तेमाल कर रहा था तो अब मुझे नहीं होती थी लेकिन अब मुझे ज्यादा न्यूरोपैथी हो रही है, तो आपको ये जज नहीं करना कि भाई ये तो इसका, क्योंकि ये इससे एक्सपेक्टेड है, ये एडीआर तो आएगा तो ये हम नहीं रिपोर्ट करना, नहीं। अगर आपके पास अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड जो भी है, अनयूजुअल जितने भी चीज आ रही है वो आपको रिकॉर्ड करनी होती है एडीआर के अंदर। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे हम पेशेंट सेफ्टी को इनहेंस कर रहे होते हैं, ताकि अगर एक पेशेंट को वो एरर हुआ है तो अगर हम उसे रिपोर्ट कर देंगे तो जो अथॉरिटीज है वो ट्रेंड एनालिसिस करेंगी कि क्या ये इस तरह के सिम्टम किसी और पेशेंट को आए, अगर इस तरीके के आ रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगी, वो ओवरऑल उस चीज को रोकने की कोशिश करेंगी, उस बैच की चेकिंग करेंगी, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे ताकि हम उसको अगले बैचेस में ना आने दें। इसके अलावा हम डायरेक्ट और न्यू रेयर एडीआर, समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट ने दवा खाई और उसको वो एडीआर आ गया, तो हम अगर उसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि इस दवा से ये एडीआर भी आता है। तो अगर जैसे किसी का एक मैंने अनयूजुअल एडीआर अभी देखा था कि एक पेशेंट थे, उनको लीफलॉक्स यूज हो रही थी, तो जब वो घर से लीफलॉक्स लेके आए थे वो, तो उनका हॉस्पिटल का एडमिशन बन गया था। वो किस बेसिस पे बना था कि उनका जो है ना पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ओरल की, वो पूरी समझे आपकी बर्न हो गई थी, उनको इतनी ज्यादा अल्सर हो गए थे। तो अगर ये मैं रिपोर्ट ही नहीं करूंगा ड्रैप के अंदर तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लीफ लॉक से भी ये चीज हो सकती है? माइट भी वो पेशेंट का कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन हो, हम और भी चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन मेरा काम ये है कि मुझे वो चीज आगे आपको रिपोर्ट करनी है। उससे ये हो जाएगा कि अगर किसी और दो तीन पेशेंट को भी वो होंगे, या पूरे कंट्री वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइज होता है या कोई प्रोविंशियल वाइज ये चीज आ रही होगी, तो फिर वो क्या होगा, हम उसका लीफलेट अपडेट कर देंगे और हम उस चीज को, पेशेंट सेफ्टी को बढ़ा देंगे। प्रिवेंट ड्रग रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो जो 100 में से ना, सर एक्सक्यूज मी सर आप ये सिप्रोफ्लॉक्सिन से रिलेटेड एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे जो भी आपने अच्छा बताया। अच्छा मैं कर देता हूँ। लीफलॉक से हमारे पास एक एडीआर मैंने देखा था, वो एडीआर ये था कि जो पेशेंट थे उन्होंने सिप्रोफ्लॉक्सिन की टैबलेट ली और उनको जो है ना वो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन समझो बर्नआउट अल्सर फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल का एडमिशन हुआ। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस फार्माकोविजिलेंस क्या हुआ? अगर ये फार्माकोविजिलेंस नहीं होता तो ये पेशेंट का तो जो एडीआर है वो ऐसे ही चला जाता, निगलेक्ट हो जाता। तो अभी हमें क्या होगा, अभी हमें पता नहीं है कि ये सिप्रो से हुआ था या कोई और चीज थी, लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग तो उसने सिप्रो लिए उसके बाद हुआ है। तो हमारा काम ये बनता है कि हमारे पास जो ड्रैप की साइट्स हैं, आगे हम बताएंगे कि कहाँ रिपोर्ट होते हैं, हमने जाके ये उसको वहां पे रिपोर्ट कर देना। उससे ये फायदा होगा कि अगर ऐसा कोई मसला कहीं और भी हो रहा है कंट्री वाइज या प्रोविंस वाइज, तो वो अगर रिपोर्ट होंगे तो ड्रैप फिर उसे क्या करेगा कि वो उसके खिलाफ, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करेगा उस लीफलेट के अंदर कि ये भी इससे हो सकता है। तो ये डिटेक्ट करने में जो न्यू और रेयर एडीआर्स होते हैं ना, उनमें बहुत हेल्प कर रहा होता है आपकी रिपोर्टिंग। सही है? सर आपने सिप्रो बताया या लीवो बताया? जी वो सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है? प्रिवेंट ड्रग रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे मैं बता रहा था कि आपके पास जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट कम्युनिटी के एडीआर से ही आ रहे होते हैं,
आपके पास किधर हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहे थे। एक स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अगर 100 पेशेंट है तो उसमें से जो आपके पास 35% ऑफ पेशेंट है वो आपके पास कोई ना कोई एडीआर हुआ वो होता है, उनको कम्युनिटी में मिसयूज ऑफ ड्रग हुई हुई होती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइजेशन बर्डन उनका इंक्रीज हो रहा होता है। तो यानी कि कम्युनिटी सेटिंग के अंदर ही अगर हम इस चीज को कंट्रोल करें अनसेफ मेडिकेशन यूज को, तो क्या होगा आपके खुद ही बखुद हॉस्पिटलाइजेशन का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट है इनहेंस रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन। रैशनल यूज मेडिकेशन का मतलब क्या है कि आप बिना प्रिस्क्राइब हुई कोई दवाई ना ले फार्मासिस्ट के, ठीक है, जो फार्मासिस्ट दे रहा है फार्मासिस्ट से मशवरा करके लें, जो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, इसलिए हम बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि स्कोप है कम्युनिटी के अंदर, वो इसलिए स्कोप है क्योंकि आप माइनर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि डायरेक्ट गला खराब के लिए लीफलॉक्स लेने आ गया है तो आप उसे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। अगर फार्मासिस्ट होगा कि भाई ये लीफलॉट आप ले रहे हैं ये वायरल की वजह से भी हो सकता है, आप थोड़ा गार्गल्स करके देखो, कोई एंटी एलर्जी लेके देखो, अगर फीवर आपको आ रहा है 2 दिन तक तो फिर कोई डॉक्टर को रेकमेंड कर लो, फिर एंटीबायोटिक ले लो। तो क्या होगा कि इससे आपके पास सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन भी इनहेंस हो रहा होता है। सपोर्ट रेगुलेटरी डिसीजन, जब आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपके पास डेटा होगा, आप रेगुलेटरी बॉडीज होंगी आपकी जो कंट्री की, अगर आप उसमें ये सब रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा फार्माकोविजिलेंस का, और आपके पास जो चांसेस होंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर एडीआरस के वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ एडीआर। बेसिक जो हमारे पास टाइप ऑफ एडीआरस हैं वो हमारे पास 6 किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एडीआर होता है वो होता है हमारे पास टाइप ए। टाइप ए एडीआर वो होते हैं जो कि डोज डिपेंडेंट होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे कोई बता सकता है कौन से एडीआर आ सकते हैं टाइप ए के अंदर? मेटफॉर्मिन एनी जैसे जैसे जिसका सर हमारा ओपियोइड्स दिल कॉन्स्टिपेशन दर्द कम हो कराते हैं। जाती है। अपॉइड कॉन्स्टिपेशन। पैरासिटामोल। मरियम क्या कह रही है? सर अगर हम पैरासिटामोल की भी हाई डोज ले लें तो टॉक्सिक हो सकती है लिवर के लिए। हाँ, प्रिडिक्टेबल है, डोज डिपेंडेंट है, अगर आपने इतना एक्सीड करा तो आपके पास लिवर के चांसेस होंगे। इसके अलावा आपके पास जो कि सबसे कॉमन आते हैं पेनिसिलिन के, जो प्रिडिक्टेबल है कि पेनिसिलिन से आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी कॉमन होती है। कि आप कोई भी पेशेंट होते हैं हमारे पास यूजुअली जो एलर्जिक टू पेनिसिलिन होते हैं वो कि एक ऑगमेंटेड एडीआर आएगा जिसमें पेशेंट पेनिसिलिन लेते हैं, सेफेक्सिम ले लेते हैं, सेफेलोस्पोरिन कोई लेते हैं, कोई भी पेनिसिलिन लेते हैं और उनके पास एक कॉमन एडीआर आता है कि हमें जो है इससे एलर्जी हो गई। तो ये एक हमारे पास टाइप ए, इसको कहते हैं टाइप ए एडीआर, ठीक है। टाइप और बी सर इंसुलिन से रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया ये भी तो एडिया में कंसीडर होगा ना? डोज डिपेंड, हाँ होगा क्योंकि डोज डिपेंडेंट भी है, ठीक है, कि अगर आपने इंसुलिन को ज्यादा डोज में इस्तेमाल किया तो प्रिडिक्टेबल क्या है हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये भी टाइप ए में रिकॉर्ड हो जाएगा। टाइप बी में आपके पास कौन से आ जाते हैं? अनप्रिडिक्टेबल और नॉट डोज डिपेंडेंट। मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनका कोई डोज से ताल्लुक भी नहीं होता। जैसे एनसेड के साथ आपके पास रिएक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसेड में आपके पास यूजुअली अनप्रिडिक्टेबल एडीआर आ रहे होते हैं। जैसे अभी हमने कहा लीफलॉक्स का, जो हमने कहा ये भी रेयर है, मतलब ये सुनने में नहीं था लेकिन कोई डोज डिपेंडेंट नहीं था, यूजुअल डोज पेशेंट ने कही थी 500 mg जो खाते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल था क्योंकि ये उसके लीफलेट में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप बी एडीआर हो जाते हैं। टाइप सी के अंदर आपके पास क्रॉनिक आ जाते हैं जो कि रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म ऑफ मेडिकेशन यूज। जैसे कि आपके पास क्या हो सकता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के प्रोलॉन्ग यूज से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं जैसे जी ओमेपैराजोल सप्रेशन। का लॉन्ग टर्म यूज ओमेपैराजोल का लॉन्ग टर्म यूज फिर हमें B12 डेफिशिएंसी करवाता है। सही। बेंजोडाइजेपाइन से आपके पास वो हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है लॉन्ग टर्म में। क्या हो जाती है? सर इसमें दो टाइप से आ जाती है ना, टाइप बी में आगे फर्दर इम्यूनोलॉजिक और आइडियोसिंक्रेटिक। हाँ वो उसके पास के मतलब रीजन पता है और एक जो है रीजन नहीं है। अच्छा टाइप सी का कोई बता रहा था एक और सर एनसेड से अल्सर्स हो जाना। ये भी रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में एनसेड यूज करें तो आपके पास चांसेस होते हैं कि कोई अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप साथ में कोई पीपीआई नहीं ले रहे,
ठीक है, इस तरह कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला कॉमन है कि अगर आप कोर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे आपके पास लॉन्ग टर्म यूज़ से एडीआर आते हैं। टाइप डी में आपके पास पीपीआई डिलीट आ जाता पीपीआई के लॉन्ग टर्म यूज से भी ये विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आती है लॉन्ग टर्म पीपीआई यूज़ से। यस सर। इसके अलावा डी में आपके पास डिलेड आ जाते हैं। डिलेड का मतलब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें सवाल जो करें आफ्टर अगर आता हुआ तो। इफेक्ट आफ्टर यूज, जैसे इसमें कौन सा कॉमन आता है हमारे पास एडीआर? ये तो मुझे नहीं पता। इसमें आपके टॉलरेंस पास वगैरह आ जाती है। बेंजोडाइजेपिन भी आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आप इसके बाद आपके पास एंड ऑफ यूज है विड्रॉल रिएक्शन वाले, जिसमें आपके पास बेंजोडाइजेपिन के बाद आपके पास विड्रॉल सिम्टम आ रहे होते हैं। टाइप एफ में आपके पास फेलियर आ जाते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी कहलाते हैं। यानी कि आपके पास जो थेरेपी है उसके इफेक्ट के बाद कोई फेल हो गई और आपके पास कोई अनयूजुअल चीज़ आई, जैसे टीबी की मेडिकेशन के साथ हो जाता है। ठीक है, एडीआर रिपोर्टिंग के पाथवे हमारे पास क्या होते हैं कि अगर आप कम्युनिटी के अंदर हो, कोई पेशेंट आपके आके कह रहा है कि मुझे जो है वो एडीआर आया है, तो अब तो आप तो वैसे इंटर्न हो, लेकिन अगर कोई पीवी ऑफिसर है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि एडीआर किस किस्म का है, क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग है या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो उसे रिपोर्ट करता है। उसके बाद उसकी कैजुअलिटी असेसमेंट होती है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक नोरेंजो स्केल इस्तेमाल करते हैं, एक हम कैजुअलिटी असेसमेंट करते हैं, जिसमें आपके पास नोरेंजो में आप जो है वो नंबरिंग दे रहे होते हो और कैजुअलिटी में आप आइडिया लगा रहे होते हैं कि डोज और इफेक्ट का बुनियाद के ऊपर होता है कि पॉसिबल है, लाइकली है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं उस डिटेल को। फिर आप उसको डॉक्यूमेंट डिटेल को क्या करेंगे कि आपने वो तमाम पेशेंट से कांटेक्ट करा या उसके फिजिशियन से कांटेक्ट करा, उसकी इंडिकेशन ली, उसकी डोज ली, उसका फिर रिकॉर्ड के लिए आपने जो दवा यूज़ करी थी वो लिखा, उसका बैच नंबर लिखा, उसकी एक्सपायरी लिखी। ठीक है, इसमें हमेशा ये होता है कि जो हम ड्रैप को इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो वो कभी भी ये नहीं बोलता कि आपने मुझे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कम्युनिटी में भी कि हम पता नहीं हॉस्पिटल के अंदर स्पेशली कि अगर हम कोई एडीआर रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई नाम आ जाए कि हमने गलत डोज दिया था। इस तरीके से वो पेशेंट ड्रैप कभी भी नहीं मांगता। ड्रैप कहता है आप मुझे जस्ट ड्रग का नाम दो और इन्फॉर्मेशन दो और पेशेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन पेशेंट का भले नाम ना दो, एमआर ना दो, लेकिन पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दो। पेशेंट की एज क्या है, उसकी वेट क्या था, उसकी डायग्नोसिस क्या थी, ये वाली चीज़ें वो मांग रहा होता है। फिर आप एडीआर में इसी तरीके से रिपोर्ट करते हो। ड्रैप के अंदर आपके पास एक येलो फॉर्म आता है कम्युनिटी के अंदर। येलो फॉर्म उनकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। ड्रैप की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ येलो फॉर्म अवेलेबल होते हैं, आप उसका प्रिंट निकाल लो, उसको कर दो फोटोकॉपी। यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी अवेलेबल है, वेबसाइट उनका अवेलेबल है, वहीं पे आप सिस्टम वेबसाइट के थ्रू भी फिल कर सकते हो। ठीक है, या पेशेंट को गाइड कर सकते हो, अगर कोई पेशेंट कम्युनिटी में कर रहा है तो आप इसको भी मतलब करने के जो है ना वो इसको हाउस ऑफिसर भी कर सकते, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी कर सकते हैं और पब्लिक के लिए भी। दो फॉर्म बने हुए, एक पब्लिक के लिए, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के। अगर आप फिल कर रहे हो किसी के भी आप पे तो हेल्थ केयर के ऊपर करोगे, अगर कोई पब्लिक से किसी को कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि ड्रैप की वेबसाइट पे जाएं, और अगर आपको कोई इस तरह का इश्यू आ रहा है तो आप उस दवा का नाम और उसकी जो जो डिटेल वो फॉर्म में मांग रहे हैं, बहुत ईजी टू फॉर्म होता है, उसके अंदर आप फिल कर लें। उसके बाद फीडबैक एंड फॉलोअप आ जाता है। फीडबैक एंड फॉलोअप में ड्रैप आपको महीने बाद ये जो उसका रिव्यू होता है वो बता रहा होता है कि आपने जो है वो ये एडीआर की कैटेगरी में लाए कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर वो लगता है तो वो आपको, अगर उनको लगता है कि हाँ ये इस लेवल का एडीआर है कि मुझे इनसे डिटेल लेनी है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज वो अपने लेवल के ऊपर उसे क्वेरी को सॉल्व करके साइड कर देते हैं। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है। सर ये जो WHO UMC लिखा हुआ है ये क्या है? ये आपके पास WHO की अप्सला की एक वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड के तौर पे है। जैसे कि हमारे पास ड्रैप है ना, इस तरह ड्रैप जो है ना वो रिपोर्ट करता है अप्सला को। ठीक सर है, तो ये जो आपने सर अब नरेंद्र लिखा हुआ है ये भी वेबसाइट है एक या इसकी डिटेल थोड़ी बताइएगा। नॉरंजो जो है आपके पास बेसिकली स्केल है जो कि एडीआर रिपोर्टिंग को चेक करते हैं हम, जिससे कि एडीआर किस हद तक का है। तो वो एक असेसमेंट टूल है जो कि यूज कर रहे होते हैं फॉर एडीआर असेसमेंट के लिए। ठीक है,
अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये कॉमनली कुछ रिलेटेड टू हॉस्पिटल और कम्युनिटी एग्जांपल हैं जो कि समझे हमें ये डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर एक एग्जांपल आती है कि एक 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जो कम्युनिटी फार्मेसी में आती हैं और कंप्लेन करती है स्किन रैश की और इचिंग की आफ्टर टेकिंग एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब फॉर सोर थ्रोट। तो ये कौन सा एडीआर कहलाएगा? कोई बता सकता है टाइप? टाइप ए। टाइप ए टाइप ए सर। टाइप ए। और मुझे बताए आयशा इब्रार बता दें, आयशा इब्रार ये कौन सा कहलाएगा एडीआर? आयशा इब्रार अभी मौजूद है? आयशा इब्रार नहीं है मौजूद इस वक्त? अच्छा जी, अब मुझे आप तो बता दें आप में से अनाबिया, अनाबिया आप मौजूद हैं? सर टाइप जी सर टाइप ए। टाइप ए, गुड, सही, टाइप ए हमारे पास ये कहलाएगा। अब ये जो आयशा थी इनको बता दीजिएगा, इनकी आज की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है? वैसे तो ये रिकॉर्डिंग सेशन में खुद भी सुन लेंगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड कौन रीड करेगा? डॉक्टर सज्जाद रीड कर लें। ये कौन है? डॉक्टर सज्जाद बशीर। अस्सलाम वालेकुम। 55-year-old male regularly purchase diclofenac OTC for knee pain. He complains epigastric pain and black stool. जी भाई, कौन इसका आंसर करेगा? सर इसका टाइप सी होगा। टाइप सी हो सकता है सर इसका। सर टाइप सी। टाइप सी होगा टाइप सर। सी सर। रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म ऑफ यूज ऑफ ड्रग, तो यह टाइप सी के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है? फिर आपके पास कौन सा है? थर्ड एग्जांपल कौन रीड आउट करेगा? थर्ड एग्जांपल कौन रीड आउट कर रहा है? सर मैं रीड आउट कर दूं? ईशा खान। A patient on metformin complains of severe diarrhea and abdominal cramps after dose increase. जी, ये बताएं मुझे कायनात नासिर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये टाइप ए। टाइप ए के अंदर कैटेगराइज होगा क्योंकि आपके पास ये डोज रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि डोज इंक्रीज हुई है उसके बाद ये एडीआर उनका स्टार्ट हुआ है। जी। नेक्स्ट हमारे पास नगीना। Yes, sir. नगीना आप रीड करें। Okay. After vaccination or at a pharmacy, a patient reports fever and injection site swelling. जी, ये कौन सा एडीआर होगा? टाइप ई होगा शायद ये। Type B. क्योंकि वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है? और फीवर और कंप्लेन आया, क्या वैक्सीनेशन से आता है फीवर और वो? यस सर। जी आ सकता है, ये एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट है, इसलिए हम टाइप ई में रखेंगे इसको। एक अटेंडेंस आ गई है ना आप लोग के पास? जी सर आ गई है। ठीक सर है, लास्ट वाला अटेंडेंस क्या था? लास्ट वाला आपके पास जो है वो, एक मिनट, हम कहाँ थे? अटेंडेंस में आ गई है, ठीक है, अटेंडेंस हो गई है।
ये आपके पास टाइप ए कहलाएगा ना, क्योंकि ये आपके पास, क्योंकि फीवर वगैरह तो प्रिडिक्टेबल होते हैं ना, तो ये टाइप ए, क्योंकि हम जब वैक्सीन करते हैं तो हम उसके बाद ही पेशेंट को बताते हैं कि इसको लगने के बाद आपको फीवर आ सकता है, उसके लिए आपने सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सर ये थर्ड वाला आपने जिस तरह बताया है कि टाइप ए में आ सकता है, लेकिन टाइप ए तो डोज पे डिपेंडेंट है ना, अगर डोज ज्यादा होगी तो ही इफेक्ट होगा ना, एडवर्स इफेक्ट, तो इसका एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। कौन सा वाला कह रहे हो, मेटफॉर्मिन वाला? यस सर, ये मेटफॉर्मिन वाला। मेटफॉर्मिन में वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट का मेटफॉर्मिन की डोज इंक्रीज के बाद रिएक्शन आया है। ओके ओके, मुझे लगा कि फोर्स वाला है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिर वो मेडिकेशन सेफ्टी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेडिकेशन सेफ्टी आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपने इंश्योर करना होता है कि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन हो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस को हम कहते हैं मेडिकेशन सेफ्टी। अरीबा कुछ कह रही हैं? सर मीटिंग लीव हो गई थी तो ना पॉइंट्स नोट कर पाई हूँ अभी जो आपने बोले, और ना अटेंडेंस मार्क हो पाई है मेरी। अटेंडेंस का लिंक तो अभी अवेलेबल है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो, ठीक है। सर अभी मीटिंग 20 लीव हो मिनट गई के लिए थी ना अवेलेबल। तो वो चली गई। चैट भी नहीं आ रही? नहीं, चैट भी नहीं शो हो रही मेरी। अच्छा, ये आपको दोबारा मैंने लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। और जी बाकी ये सर, है कि थैंक यू, आ प्रेजेंटेशन गई। होगा तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स ऐड होंगे, ठीक है ना। तो वो आप लोग को मैं प्रेजेंटेशन सेंड भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मेडिकेशन सेफ्टी के अंदर हमारे पास 5R कौन से होते हैं? 5R के बारे में कौन बताएगा? मैं खुद पूछ लेता हूँ। जेबा। So right patient, right dose, right frequency, and right time, and राइट पेशेंट हो गया सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? right dose. डोज। डोज किस चीज की होगी? The drug की. ड्रग की, तो ड्रग आएगा ना पहले, राइट Right drug. ड्रग, ठीक है। फिर क्या आएगी? Right dose, right frequency, हम्म, and सही। और फिर चार रह गया, time. Yes, route. Sorry. राइट रूट, ठीक है। राइट पेशेंट आ गया आपके पास, राइट ड्रग आती है, राइट डोज आती है, राइट रूट आता है, और राइट फ्रीक्वेंसी या टाइम आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास मेडिकेशन सेफ्टी किस लिए वो हम पढ़ रहे हैं? मेडिकेशन एरर की वजह से, क्योंकि मेडिकेशन एरर होते हैं आपके पास, तो उनकी वजह से जो पेशेंट को नुकसान होता है वो इतना होता है कि वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल तक भी। तो ये प्रिवेंटेबल भी होते हैं और नॉन प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये किस वजह से हो रहे होते हैं? कोई भी इनएप्रोप्रिएट ऑफ मेडिकेशन यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास मेडिकेशन एरर आते हैं, सही है। इसमें आपके पास जो कॉमन मेडिकेशन एरर है, उसमें आपके पास टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। या तो प्रिस्क्राइबिंग एरर्स होते हैं, या तो डिस्पेंसिंग एरर होते हैं, या तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं। प्रिस्क्राइबिंग एरर क्या हो सकते हैं? लोकल लाइक। प्रिस्क्राइबिंग एरर वो होते हैं कि जो कि दो चीज़ों की वजह से हो रहे होते हैं। या तो लेस नॉलेज की कमी होती है, या तो आपके पास स्लिप हो जाती है। आप जैसे कहते हैं ना, स्लिप ऑफ नॉलेज हो जाता है कि इस वजह से हो रहा है। जैसे डॉक्टर होते हैं, वो एमबीबीएस होते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या डोज है, लेकिन अगर आपके पास स्लिप ऑफ नॉलेज हो जाता है, या तो आपके पास नॉलेज की लैकिंग ऑफ नॉलेज होती है, इन दोनों की वजह से आपके पास जो आ रहे होते हैं वो प्रिस्क्राइबिंग एरर कहलाते हैं। डिस्पेंसिंग एरर क्यों हो रहे होते हैं? डिस्पेंसिंग एरर आपके पास वो एरर्स होते हैं जो कि एक विजिलेंट फार्मासिस्ट की कमी की वजह से हो रहे होते हैं, या तो आपके पास जो टीम होती है फार्मेसी की वो इतनी विजिलेंट नहीं होती, जिसकी वजह से पास आपके पास डिस्पेंसिंग एरर आपको आ रहे होते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एरर आपके किससे लिंक होते हैं? नर्सेज की लिंक होते हैं कि नर्सेज इतना एफिशिएंट नहीं था कि उसने जो है वो जो राइट रूट वाला पार्ट था उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। तो इसकी वजह से आपके पास ये तीनों, मतलब तीनों जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपका जो प्रिस्क्राइबर है, आपका जो फार्मासिस्ट है, आपका जो नर्स है, इन तीनों साइड के ऊपर एरर हो सकता है। तो ये तीनों किस्म के एरर आपके पास लाई करेंगे मेडिकेशन एरर के अंदर। सर मेडिकेशन एरर में मॉनिटरिंग एरर तो आ सकती है ना?
हाँ, मॉनिटरिंग एरर भी आ सकती है कि आपने जैसे वार्फरिन है आपने उसे दे दिया लेकिन आपने मॉनिटर नहीं करा तो वो भी आपके पास जो एरर आ रहा है वो, लेकिन मतलब हम इसको मर्ज कर लेते हैं। जैसे न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास 5 किस्म की हो जाती है, मॉनिटरिंग एरर भी उसमें आ रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली हम बेसिक इन तीनों के ऊपर हमारा फोकस होता है। मॉनिटरिंग को हम डिस्पेंसिंग के अंदर कर लेते हैं कि डिस्पेंसिंग करते वक्त जब आप पेशेंट को दे रहे हैं तब उसकी काउंसलिंग करते वक्त आप मॉनिटरिंग पैरामीटर उससे बता सकते हो, या प्रिस्क्राइबर उसे मॉनिटरिंग पैरामीटर्स बता सकता है। जी सर, लेकिन जो थैंक बेसिक अभी तुम लोगों को क्लासिफिकेशन है वो 3 पता होना चाहिए स्टूडेंट लेवल के ऊपर कि आपके पास प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं। ठीक है? जी सर, फिर थैंक आपके पास एरर्स कम्युनिटी के अंदर कौन से होते हैं, किस वजह से हो रहे होते हैं? लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लासा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जिनकी पैकिंग एक जैसी होती है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे होते ये किस वजह से आ रहा है, मतलब उनको हम डिस्पेंसिंग करते वक्त इतना डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते। कुछ दवाएं साउंड अलाइक होती है, जैसे आपके पास ट्रामाडोल होता है, टोराडोल होता है, आपके पास एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया। कुछ लुक अलाइक होती है जैसे प्रोपानॉल 10 mg 40 mg सेम होती है, इसकी तरह लैसिक के इंजेक्शन, एड्रेनलिन के इंजेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये लुक अलाइक होते हैं। सेकंड, आपके पास पुअर हैंड राइटिंग होती है, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं कम्युनिटी के अंदर उनकी राइटिंग इस तरह से होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्लिनिक के अंदर तो आप ये लिमिटेशन नहीं करवा सकते उनसे कि आपने अच्छी राइटिंग में लिखना है। हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन में तो चले हुए लिमिट होती है कि आपने राइटिंग, और वहाँ पे कम्युनिकेशन भी आसान होती है। आपके पास क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर अवेलेबल होता है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ भी नहीं आ रही तो आप उन्हें फौरन कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन कम्युनिटी के अंदर ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता कि पेशेंट कौन से जगह से दिखा के आ रहा है, और उसके डॉक्टर को कांटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। तो पुअर हैंड राइटिंग की वजह से अगर आप रीड आउट कर लेता है, टेक्नीशियन आपका मौजूद है और आप फार्मासिस्ट वहाँ पे नहीं है, तो वो रीड आउट कर लेता है उस चीज़ को गलत तरीके से, और वो दवा चली भी जाती है पेशेंट को। ऐसे भी एरर होते हैं, तो इसलिए जब तुम लोग अपनी ऑन साइट ट्रेनिंग में जाओगे तो कभी भी कोई हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही तो उसे खुद से एज्यूम करके दवा नहीं देना, ठीक है? एग्जाम्पशन पे कभी भी दवा नहीं दोगे, कोई फार्मासिस्ट जो मौजूद होगा उसी से कांटेक्ट करोगे। नहीं समझ आ रहा तो आप पेशेंट को साफ बता दो कि हमें ये राइटिंग समझ नहीं आ रही, ठीक है? कभी भी एजम्पशन बेस के ऊपर नहीं कि भाई ये फ्यूरोसिमाइड लग रही है, ये प्रोपानोलॉल लग रही है, क्योंकि जो आपको पता नहीं है कि वो एरर कितना बड़ा हो सकता है एरर, ठीक है? तो एक ये आपके पास लिमिटेशन होती है। वर्कलोड आपके पास कम्युनिटी के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको सेल्स वाली चीज भी देखनी होती है और आपको अपना फार्मासिस्ट वाला रोल भी अदा करना होता है। तो इस वजह से हाई वर्कलोड की वजह से भी सम टाइम एरर हो जाते हैं कि फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी दूसरी कर रहा होता है और उसमें टेक्नीशियन को वो विंडो पे बिठा देता है, तो वो उतना अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता प्रिस्क्रिप्शन को जितना एक अच्छे तरीके से फार्मासिस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे आपके पास चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। ओटीसी सेल्फ मेडिकेशन हो जाती है। ओटीसी के अलावा अब तो पेशेंट जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो भी सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर यूज कर रहे होते हैं, और वो इजीली अवेलेबल होती है कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर। तो वहाँ पे भी एक चांसेस ऑफ एरर बढ़ता जाता है। मतलब पेशेंट को मालूम नहीं है कि ये दवा मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी एनसेड इतने दिन के लिए, लेकिन अब वो हर दफा एनसेड ले रहा है और वो लगातार लेने लग गया है बिना मशवरे के, और कम्युनिटी वाला तो दे रहा है अपनी तरफ से। तो उससे क्या होगा कि उसको कोई ना कोई एरर आएगा, मेडिकेशन एडीआर की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? तो कोई किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको एनसेड सिर्फ 1 वीक के लिए लिखी थी, लेकिन वो महीनों लेके अगर एनसेड आ रहा है तो उसकी किडनी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होगी। इसके अलावा इन एडुकेट पेशेंट काउंसलिंग आ जाता है कि पेशेंट काउंसलिंग के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करते सही तरीके से तो वो भी एक आपके पास एरर होता है, ठीक है? हमने किसी को रेबुलाइजर दिया और अगर हमने उसे काउंसलिंग नहीं करी, और वो कैप्सूल के साथ रेबुलाइजर बेसिकली आपके पास कैप्सूल आते हैं जो इसके अस्थमा की कंडीशन के लिए होते हैं, उसको आप रेबुलाइजर एक डिवाइस होती है उसमें डाल के यूज करने होते हैं, उसका पाउडर इनहेल करना होता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा, मैं तुम्हें एरर ये रियल लाइफ बता रहा हूँ कि उसमें जो वो पेशेंट था वो 1 महीने बाद आया और वो कैप्सूल खा के आ रहा था। मतलब वो जो रेबुलाइजर के जरिए जो कैप्सूल यूज करना था वो क्या कर रहा था, वो उसको इनटेक कर रहा था, और 1 महीने आके बाद कहता है कि मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो कैसे ले रहे थे दवा, उसने कहा ये तो मैं खा रहा था। तो फिर वहाँ फार्मेसिस्ट पे फार्मेसी में शिकायत आई कि आप लोग ने काउंसलिंग नहीं करी थी, पेशेंट को रेबुलाइजर नहीं देते वक्त साथ में कि ये इसके अंदर डाल के यूज करने। तो मतलब ये छोटी छोटी काउंसलिंग्स होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं। सिमिलर पैकेजिंग के एरर्स होते हैं। सिमिलर पैकेजिंग के एरर भी बहुत कॉमन होते हैं, जैसे लुक अलाइक और साउंड अलाइक में बात करी थी कि ये कॉमन एक एडीआर हमारे पास रिपोर्ट होता है कि इंड्राल की जगह जो है 10 mg एंड 40 mg में इस तरह सिमिलर जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा वाइस वर्सा होता है। कुछ सिमिलर स्ट्रेंथ होती हैं जिनके साइड इफेक्ट इतने नहीं होते, लेकिन कुछ सिमिलर जो है जैसे एंटी हाइपरटेंसिव दवा या कोई इमरजेंसी की दवा अगर वो
आपस में वाइस वर्सा हो जाएगी तो उसका साइड इफेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बच्चा है, अगर उसको इंड्राल 10 mg की आधी गोली लेनी थी, अगर आप उसे 40 mg की आधी गोली खिला दोगे तो आप उसको सोच सकते हो कि उसका हार्ट रेट के साथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम फार्मासिस्ट अपनी जगह पे मौजूद हो कम्युनिटी में। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है आपके पास, कि आपने क्या करना है कि आपने डबल चेक प्रिस्क्रिप्शन करनी है। ठीक है, जेनरिक और डबल चेक प्रिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है कि आप कोशिश करो कि आपने प्रिस्क्रिप्शन ली, दवा चार्ज करी, ठीक है, जब डिस्पेंस कर रहे हो ना तो एक दफ़ा दोबारा प्रिस्क्रिप्शन को सामने रखो और प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट पेशेंट को समझाते भी जाओ और डिस्पेंस भी करते जाओ, तो उससे आपके एरर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि सेफिस्पान का सिरप आता है एक, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने प्रिस्क्रिप्शन से देखा, आपने सेफिस्पान उठाया और आपने डाल दिया, तो क्या हुआ, एक मदर ऐसी थी जिनको ये भी नहीं पता था कि वो पाउडर जो है ना वो सिरप बना के तैयार करना। वो क्या कर रही थी कि उनके बेटे को जख्म था तो वो उस पाउडर को स्प्रिंकल कर रही थी उसके जख्म के ऊपर। तो मतलब इतने छोटे-छोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, मतलब इतनी माइन्यूट सी काउंसलिंग को अगर आप कम करते हैं तो आपके पास एरर्स आ रहे होते हैं। यूज़ जेनरिक एंड ब्रांड नेम वेरिफिकेशन, ये कोशिश करें कि ब्रांड है या जेनरिक है उसको गौर करें। पेशेंट काउंसलिंग को देखना है, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग के मैंने तुम्हें जैसे 2-3 केसेस भी बताए रियल लाइफ, जैसे सेफिस्पान का हो गया, इसी तरह एक कैलामाइन लोशन का होता है कि कैलामाइन लोशन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपने उसको भी देखना, पेशेंट को देते वक़्त बताना है कि भई आपने पीना नहीं है, ये आपने बॉडी पे लगाना है। पेशेंट को इचिंग हो रही होती है तो उसके लिए कैलेमाइन प्रिस्क्राइब होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लगा रहे होते हैं, तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है, ऐसे भी केसेस आते हैं। टॉल मैन लैटरिंग हो गई, इस टॉल मैन लैटरिंग क्या होती है, जो आपके पास लुक अलाइक और हाई अलर्ट दवाएँ होती हैं, लुक अलाइक जो होती हैं बेसिकली और साउंड लाइक होती हैं, उसपे हम ये करते हैं कि जो डिफरेंशिएट वर्ड होता है ना, हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं, जैसे कि आप टोराडोल है और ट्रामाडोल है, तो हम उसका ट्राम और जो उसका टोरा है वो हम उसको कैपिटल में लिख देंगे, तो उससे क्या होगा कि लेबल्स के ऊपर हमें ईज़ी हो जाएगा, जब हम ऑर्डर पे डाल रहे होंगे तो हम फ़ौरन से, अगर हमने टोराडोल को जैसे ही ट्राम किया तो वो हमें बोल्ड करके दिख जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं एरर को। फिर आपके पास इसमें एरर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग आ गई, ठीक है। कोई एरर हो रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट करें, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप अपनी गलती को खुद पकड़ लेंगे कि भाई हाँ ये गलती हुई थी, इस टेक्नीशियन से हुई थी, हमें पता चल जाएगा, या इस फार्मासिस्ट से हुई थी, तो हमें क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट टाइम उसे काउंसिल करेंगे और उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपका एरर ये आ रहा है, ये सेम एरर आ रहे हैं, तो आपको क्यों आ रहा है, आपको कोई नॉलेज का मसला हो रहा है या कोई दवा समझ नहीं आ रही, तो उस जरिए भी हम उसको कर सकते हैं रिड्यूस। ठीक है, फिर आपके पास आ गए अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ केसेस हैं मेडिकेशन एरर के, ठीक है, हम इन्हें देख लेते हैं। आपके पास जैसे कि एक केस आया है कि एक पेशेंट है जिसे लेसिक्स दी गई थी, प्रिस्क्राइब हुई थी, लेकिन उसे डिस्पेंसिंग के वक्त लॉसिक देगी, लॉसिक चली गई जो कि ओमिपेराजोल होते हैं, लेसिक और लॉसिक, क्योंकि एक लुक अलाइक आ रही है तो ये गलत आपके पास मिस्टेकनली डिस्पेंस हो गई, तो ये आपके पास कौन सा टाइप ऑफ एरर कहलाएगा, अनस जाहिद बता दें। जी सर। मुझे बताओ ये जो टाइप आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है मेडिकेशन एरर केस की, ये कौन सा एरर हुआ है? ये फ्यूरोसमाइड वाला सर, ये डिस्पेंसिंग एरर है, आपने गलत ये डिस्पेंस करी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिस्पेंसिंग एरर की कैटेगरी में लाया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, अक्सा आप रीड आउट करोगे? Yes. Prescription of paracetamol syrup 5 ml or TDS. Patient was counseled to take 10 ml. Mole. आयशा यार आपका माइक ऑन है। अच्छा अक्सा, मुझे बताएंगे ये क्या एरर होगा, कौन से टाइप ऑफ एरर में आएगा? Counsel error. काउंसिल एरर कह सकते हो और आप उसे डिस्पेंसिंग एरर भी कह सकते हो। ठीक है,
कि पेशेंट को डिस्पेंस करते वक्त हमने सही से काउंसिल नहीं किया, जिसकी वजह से एक एरर आ गया, पेशेंट को डबल डोज चला गया है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड जो केस है वो मरियम। मरियम, आप रीड आउट करें। Insulin was stored at room temperature for several days before dispensing. सर ये जो एरर होगा ये हमारे पास मेडिकेशन एरर होगा या स्टोरेज एरर होगा? स्टोरेज एरर बेसिकली आपका कहलाएगा, जो कि आपने एक जो आपके पास जो फार्मासिस्ट था या जो आपके पास टीम थी फार्मेसी की, उसे इतनी विजिलेंट तौर पे अपना मतलब परफॉर्म नहीं की अपनी ड्यूटी, और उसने एक इंसुलिन को रूम टेम्परेचर पे रख दिया जबकि उसे फ्रिज में रखना था स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रुबाब। रुबाब, आप पढ़ लें। Two patients with similar names receive each other medicines. सर ये भी जो है डिस्पेंसिंग एरर में आएगा। नहीं सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन एरर है। एडमिनिस्ट्रेशन एरर कैसे कह रहे हो? सर, two patients with similar names receive each other medicines. सॉरी सर, ये प्रिस्क्राइबिंग एरर। सर साउंड अलाइक में आएगा ना, और लुक अलाइक में नहीं, साउंड अलाइक कैसे? उन दोनों के नाम सेम है, इस वजह से डिस्पेंस हो गई मेडिकेशन। सर डिस्पेंसिंग एरर होगा। सर ये डिस्पेंसिंग सर ये एरर रॉन्ग पेशेंट एरर होगा। नहीं डिस्पेंसिंग एरर। ठीक है, मुझे आ गई सबकी आवाज़ डिस्पेंसिंग एरर वालों की। जी, ये डिस्पेंसिंग एरर ही होगा क्योंकि प्रिस्क्राइबिंग तो नहीं हुआ, दोनों की प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग थी, यानी डॉक्टर ने सही लिखी है। ठीक है, जो डिस्पेंस कर रहा था उसने एक की दवा दूसरे को दे दी, दूसरे की दवा एक को दे दी। तो एडमिनिस्ट्रेशन एरर तब होगा जब आपके पास कोई नर्स गलत दे दे, यानी कि आपने राइजिक लिखा हुआ था, आपने राइजिक ही दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट करते वाले ने राइजिक की जगह रूलिंग लगा दिया या कोई और चीज़ लगा दी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो जाएगा। या उसने रॉन्ग डोज लगा लिया, 40 mg का डोज था उसने 20 mg लगा दिया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिस्पेंस ही गलत हुआ है, पेशेंट को रिसीव भी गलत दवाएं हुई हैं, तो ये किस तरीके से ये आपका फिर डिस्पेंसिंग एरर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये दिखाने की छोटी छोटी चीज़ें ये थी कि जब तुम लोग रियल प्रैक्टिस में जाओगे ऑन साइट पे, तो तुम लोग को ये चीज़ें नोट करनी होगी कि कोशिश करना कि डिस्पेंसिंग का तरीका यही रखोगे कि डबल चेक का रखोगे। ठीक है, कोई प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहे हो तो पहले उसे थॉरली रीड करो। ठीक है, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई इंटरवेंशन है तो वो नोट डाउन करो, अगर इंटरवेंशन नहीं है तो फिर उसे सिस्टम के अंदर प्रोसीड करो, और जब वो सिस्टम के अंदर आप प्रोसीड कर लोगे फिर उसकी मेडिकेशन आपके टेक्नीशियन ने जैसे डिस्पेंस करी, जब वो आपके पास वापस आ रही डिस्पेंस करते वक्त, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन एक दफा अपने सामने रखना और प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट वो दवा को चेक करना। तो इस तरह क्या होगा, आपके पास जो चांसेस ऑफ एरर होगा वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास तो ये बेसिकली टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, मेडिकेशन सेफ्टी भी हो गई और फार्माकोविजिलेंस भी हो गया। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे अरीशा ने हाथ उठाया हुआ। जी अरीशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि टू पेशेंट्स विद सिमिलर नेम वाला जो है डिस्पेंसिंग एरर है। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर भी तो हो सकता है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पेशेंट्स वार्ड्स में होते हैं और नर्सेज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डिस्पेंस करना, तो सिमिलर नेम के पेशेंट हो सकते हैं, तो नर्सेज से ये मिस्टेक हो सकती है कि वो मतलब सिमिलर नेम उन्होंने किसी की मेडिसिन किसी और को लगा दी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर में भी तो आ सकता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि ये वार्ड्स की कंडीशन है या ये सिंपल एरर है, जैसे कि डिस्पेंस करते वक्त ये एरर हो गया, तो दोनों केसेस हो सकते हैं ना। अच्छा, इसमें बेसिकली जो केस, पहले तो हम कम्युनिटी फार्मेसी को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये केस समझो ओपीडी कम्युनिटी फार्मेसी का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जहाँ पे ये वर्ड होता है कि टू पेशेंट विद सिमिलर नेम एडमिनिस्टर ईच अदर मेडिकेशन। यहाँ पे लिखा है रिसीव, अभी सिर्फ वो रिसीव हुआ है। रिसीव का मतलब ये है कि डिस्पेंस करने वाले ने गलत दे दी है। अगर यहाँ पे एडमिनिस्टर का वर्ड होता तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की मेडिकेशन उनको लग गई है, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो जाता। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने WHO USC वाला बताया था वो थोड़ा सा बता दें, थोड़ा ज्यादा करके, समझ ही नहीं आया था।
अच्छा, बेसिकली देखो मैं खुद ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि जब एडीआर आपके पास आता है ना कोई भी, तो उसके बाद जब आपके पास जो पीवी ऑफिसर्स होते हैं वो उसे स्केल्स के ऊपर ना, हमारे पास दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक कैजुअलिटी असेसमेंट होता है और एक आपके पास क्या कहते हैं नोरंजो होता है। ठीक है, जो कैजुअलिटी असेसमेंट होता है वो डोज और रिएक्शन को इंटरलिंक कर रहा होता है आपस में, कि डोज का और रिएक्शन का आपस में क्या ताल्लुक है, और साथ में कोई कोमॉर्बिड है तो उसका क्या ताल्लुक है, इन तीनों चीज़ों को वो, और कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन, मतलब डोज और ज़्यादा उसका जो ताल्लुक होता है वो रिएक्शन का होता है, कि डोज और आपस में लिंक तो नहीं है। तो उसका अगर जैसे डोज है एक, हमें पता है कि अगर हम इसका हाई डोज देंगे तो आपके पास ये एरर आएगा। जैसे वैंकोमाइसिन है, अगर हम उसको रेट ऑफ इन्फ्यूजन टेस्ट करेंगे तो आपके पास रेडमैन सिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डोज को देख, अगर वैंकोमाइसिन से किसी को रेडमैन सिंड्रोम आ रहा है तो वो फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रेट ऑफ इन्फ्यूजन रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि नॉर्मल डोज में गई है लेकिन फिर भी उसको एडी आ रहा है, तो ये वाली इसकी जो हम असेसमेंट करेंगे ये कैजुअलिटी असेसमेंट कहलाती है, हम उससे करेंगे। उसमें आपके पास यही होता है कि ये क्या प्रोबेबल है रिएक्शन दोनों का, डोज का और रिएक्शन का, क्या डोज और रिएक्शन आपस में लाइकली है, ये आ सकते हैं, पॉसिबल है कि ये इसी से रिएक्शन हुआ है। तो उसमें आपके पास डिफरेंट कहेंगे कि आपके पास ये टर्म्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्शन को रिपोर्ट करने के लिए। इसी तरह नोरेंजो जो होता है वो के एक और अपग्रेडेड लेवल का स्केल होता है कैजुअलिटी से, जिसमें आप नंबरिंग कर रहे होते हो। उसमें कुछ एक पूरा स्केल होता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि ये एरर जो है वो इस वजह से हो रहा है तो +1 दे, नहीं है तो नहीं। पेशेंट को कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी, +1 देना, -1 देना, 0 देना, तो फिर वो एक पूरी एडअप होते हैं वो सारे पॉइंट। एक आपके पास स्केल होता है कि 0 से 5 तक होगा तो क्या देंगे, लाइकली है, 5 से ये तक है तो पॉसिबल है, 9 से ये तक है, तो इस तरीके से वो नोरंजो का स्केल होता है। तो ये दो आपके पास टूल होते हैं, तो वो टूल जो है वो पीवी ऑफिसर का होता है। लेकिन आपने ये नहीं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक होगी वो ये नहीं करेगी। ठीक है, वो सिंपल क्या करेगी कि ड्रैप के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको फिल आउट कर दोगे कि मुझे ये ड्रग थी, इसका ये बैच नंबर था, ये पेशेंट है, ये उसकी एज है, ये उसका डायग्नोसिस थी, इस पर्पस के लिए ली गई थी दवा। ठीक है, और दवा के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि ये ब्रांड था, इसका ये बैच नंबर था, एक्सपायरी थी। ठीक है, और ये आपने इस पर्पस के लिए दवा इस्तेमाल करी गई थी, और फिर ये आप डिटेल लिख के उस फॉर्म में सबमिट कर दोगे तो वो खुद ड्रैप करेगा उसकी असेसमेंट। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल लेवल के ऊपर ये पीवी ऑफिसर कर रहा होता है। फिर पीवी के बाद वो ड्रैप उसे काउंटर चेक करता है, और फिर वो अगर उसमें कोई नीड होती है तो फिर वो आगे जाके उसके लीफलेट अपडेट के ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर जैसे लग रहा है कि एक दवा से ये साइड इफेक्ट बहुत सारी जगह से रिपोर्ट हुए, तो फिर उसके लीफलेट अपडेट्स होते हैं, तो फिर ये तमाम काम होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मेडिकेशन सेफ्टी और जो फार्माकोविजिलेंस है, ये क्या दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और अगर ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो कि किस एस्पेक्ट से डिफरेंट है? मतलब बेसिकली मेडिकेशन सेफ्टी एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर फार्माकोविजिलेंस आ जाता है। ठीक है, मेडिकेशन सेफ्टी जो है ना वो आपके पास ब्रॉडर आता है, जिसमें आपके पास फार्माकोविजिलेंस एडीआर रिपोर्टिंग आती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस सबकी हो चुकी है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी में मतलब पता लगा है, तो एक फार्मासिस्ट किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है? कोई अगर सीरियस एडवर्स मतलब ड्रग रिएक्शन आया है किसी पेशेंट के अंदर। अगर कोई सीरियस आ रहा है, जैसे सीरियस एडवर्स इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट जिसकी वजह से पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो गई हो। ठीक है, या उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए। ठीक है, या आपके पास कोई उसको हॉस्पिटलाइजेशन उसकी इंक्रीज हो जाए, लेंथ ऑफ स्टे उसका बढ़ जाए। ठीक है, तो ये तमाम जो कंडीशन होती है ये हमारे पास आती है सीरियस एडीआर में। ठीक है, नॉन सीरियस एडीआर वो होंगे जिससे पेशेंट को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होगी। ठीक है, उसका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा,
उसको डेथ नहीं होगी, ये नॉन सीरियस एडीआर होंगे। तो अगर कोई ज़्यादातर कम्युनिटी में नॉन सीरियस एडीआर आते हैं और जो सीरियस एडीआर होते हैं वो आपके अंदर हॉस्पिटल्स में ही रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो अगर कम्युनिटी के अंदर नॉन सीरियस भी आ रहा है तो आप पेशेंट को गाइड करोगे कि आपने ये से रिपोर्ट करना है। ओके सर। अरीशा कुछ कह रहे हैं? अरीशा, आपका हैंड रेज्ड है। नो सर, वो मिस्टेक। ओके ओके ओके। बाकी सबको क्लियर है चीज़ें? मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट आज सेशन नहीं ले पाए शायद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की वजह से। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि आज 2 सेशन है, एक 4 बजे भी है। अब 4 बजे वाले का मैं आपको 3 बजे तक कंफर्म कर दूँगा क्योंकि हमारे पास जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से एक दफ़ा कंफर्मेशन हो जाती है, उनके शायद कुछ ट्रैवलिंग पे हैं, अगर वो ना हो पाया तो भी उसका टाइम रीशेड्यूल का ही बता दूँगा। और अदरवाइज़ फिर जो ये सेशन है ये तो रिकॉर्डेड बच्चों को मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगी। लेकिन अटेंडेंस एक आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक फैक्टर है एनसीसीबी का कि हमने अटेंडेंस के बाद जिनकी 80% होगी वही आगे प्रोसीड कर पाएँगे। तो उसमें आप लोग अपनी कोशिश करें कि उसको अपनी फुलफिल करें, ठीक है, इस कंडीशन को। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलो गुड, सही है। फिर हम इसको एंड करते हैं। चलो बहुत थैंक यू आप लोग के साथ। चलो फर्स्ट मीटिंग भी हो गई, अब आपके साथ कांटेक्ट रहेगा और अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम।